everyone, welcome to all of you on my channel Academic and Teaching Education। आज हम यूनिट 2 पढ़ते हैं जो कि CDP का सेकंड यूनिट है, प्ले एंड फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। तो इसके ना मेनली ये आपको सब पॉइंट्स दिखेंगे कि फिजिकल मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोस मोटर फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, प्ले और डेवलपमेंट रोल प्ले में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मोटर एक्टिविटीज़। ओके, तो ये मेन सब पॉइंट्स है इसके, दिस वन। ओके, अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो प्ले एंड डेवलपमेंट, कि प्ले डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये लाइन है मैरिन मॉन्टेसरी द्वारा कि ये जो है द नेवर एंडिंग एक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम और द ग्रोइंग ट्री प्ले होती है। मेनली प्ले क्या है, इज ए कॉमनली यूज व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइल्ड प्ले, जो बच्चे खेलते हैं, आसपास अपने टाइम को कंज्यूम करते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ सीखते हैं, अपने ग्रोज मोटर डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करते हैं और साथ ही साथ वो अपना बॉडी का ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जैसे कि जंपिंग करना, किकिंग बॉल, जैसे हम पढ़ सकते हो, क्ले की एक्टिविटीज़ करना जिससे उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, रनिंग साइकिलिंग करना जिससे उनका ग्रोज मोटर डेवलपमेंट होगा। तो मेनली ये प्ले होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्ले की डेफिनेशन, जैसे लेव वाइगोट्स्की ने क्या कहा है प्ले का, या चाइल्ड्स प्ले इज़ नॉट अ सिंपली अ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट ही हैज़ experienced but a creating, reworking or the impression he has acquired। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, प्ले इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो इस तरह के आप क्वेश्चन जब आएगा तो प्ले का मेनली प्ले होता क्या है, तो प्ले सिर्फ जो वर्क है, जो चाइल्डहुड में हम जो कुछ वर्क करते हैं वो प्ले होता है। ठीक है, जो हमारे कुछ डेवलपमेंट करता है, ग्रोज मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट करता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, वो प्ले होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑथरों ने यहाँ पे लिखा है प्ले की डेफिनेशन, तो आप किसी को भी हाईलाइट करके लिख सकते हो। और जो मेन पॉइंट ये रहता है कि अगर आप किसी ऑथर का लिख रहे हो डेफिनेशन, तो अगर आप उनका नाम लिख रहे हो कि लेव वाइगोट्स्की ने ये कहा है प्ले के, तो जो आपकी डेफिनेशन है उसके अंदर एक पॉइंट कभी चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने वर्ड्स में लिखो, क्योंकि इससे एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे की थॉट है, नहीं तो इससे मार्क्स ज़्यादा करते हैं। अगर आप किसी पर्सन का, हमारे पर्सन के डेफिनेशन लिखेंगे तो अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हुई, इज़ या ऑफ कहीं कुछ आपने लाइन अलग लिख दी, तो उससे अच्छा है कि आप अपने वर्ड्स में लिखें। आगे देखते हैं कि प्ले क्या है। प्ले इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमेनन। ठीक है, उसके आगे आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बुक कौन सी बुक है ये, उसका मैंने नेम दे दिया है, तो आप देख सकते हो, परचेज़ भी कर सकते हैं नियर बाय, या जो आपके डाइट रिकमेंड करेंगे वो बुक्स ले सकते हैं। तो प्ले के बारे में कुछ लाइन्स है जो आप पढ़ सकते हैं। और मेनली यहाँ पे है फ्रीडरिक फॉरवर्ड ने क्या कहा है कि प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड, फॉर इट अलोंग इज़ द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इट इज़ इन चाइल्ड्स सोल। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स लिखे हैं जो कि आप अपने एग्ज़ाम्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं प्ले का क्या है। तो आगे हम देखते हैं प्ले के बारे में और क्या है। प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब पॉइंट्स आप याद कर लेंगे ना तो आंसर लिखने में आसानी होगी कि सब पॉइंट क्या है। ये प्ले के कैरेक्टरिस्टिक्स की सेल्फ एक्टिविटी होती है जो हम खुद करते हैं, नॉट एन इनटेक टेंडेंसी। ठीक है, कोई टेंडेंसी ये नहीं होती कि हमें कुछ मिल रहा है इससे, नहीं, जस्ट अ सेटिस्फेक्शन कि हमें कुछ न्यू सीखने को मिल रहा है और हम अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इन्फ्लुएंस बाय ट्रेडिशन एंड कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पुराने गेम्स भी होते हैं, जैसे हमारे ये लूडो, सांप सीढ़ी बहुत पहले भी खेले जाते थे अलग नेम से। ठीक है, आगे देख, और हमारे जो कार्ड्स ये भी बहुत पहले से खेले जा रहे हैं, तो ऐसे कोई हमारे कल्चर से भी रिलेटेड कुछ गेम्स होते हैं। उसके बाद है आगे हम देखते हैं इसमें प्लेस डिलिबरेट एंड ओके इट प्रोवाइड्स ए नेचर है रिक्रिएशन का मतलब है, पता है ना कि रिक्रिएशन का मतलब होता है कि हम कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्रिएशन
नेचुरल होता है और रिक्रिएशनल होता है कि हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज़ से और क्रिएट कर रहे हैं। प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। और इसके ना कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि ये पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सेंसरी मोटर स्टेज एंड एक्सप्लोरेस्ट। हमारे सेंसरी मोटर स्टेज को सबसे बिगिनिंग के जो स्टेज होते हैं बर्थ से लेके 1 ईयर तक, उसमें हम कुछ अलग तरह के प्ले करते हैं। उसके बाद है टॉय एज। टॉय एज मेनली एमसीक्यू में आ सकता है कि टॉय एज कौन सी एज है, या 1 से 3 साल तक जो एज है वो कौन सा, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, तो टॉय स्टेज बोलते हैं, ठीक है। 1 से 3 ईयर्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। उसके बाद है प्ले स्टेज। फिर ये भी पूछ सकते हैं प्ले स्टेज कौन सा होता है, तो ये मेनली हमारा 2 से 5 या 6 ईयर तक होता है। प्री स्कूल स्टेज, तो प्ले स्टेज ही हो गया। उसके बाद डे ड्रीमिंग स्टेज। डे ड्रीमिंग जो अभी भी सभी करते हैं किसी भी स्टेज पे, बट मेनली 7 to 11 बच्चा डे ड्रीमिंग करना स्टार्ट करता है। कुछ छोटे छोटे खिलौने लेके उसे लगता है कि हाँ ये स्पाइडरमैन है, ये कार है, और ये डे ड्रीमिंग कि वो सोचता है कि मैं भी ऐसे करूँगा। तो ये मेनली इस स्टेज पे मेन होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का आगे हमारे यूनिट 4 या 5 में इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है अच्छे वाले। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब अपने लिए हम क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, और हम अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं और हमारी सोसाइटी में रहने के लिए। तो इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में हो गया। ये भी डेवलप होता है प्ले से, कि अगर कोई बोल रहा है कि तुम ये गलत खेल रहे हो, या तुम्हें ये खेलते वक्त, जैसे हम स्पोर्ट्स में देखते हैं एथलीट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके कोच बताते हैं, तो डेवलपमेंट होता है। उसी तरह बच्चा भी डेवलप करता है। उसके बाद इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, प्ले में तो होती ही हैं, कोई कहने की बात नहीं है। उसके बाद है नो इसके अंदर प्ले की एंड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इसमें जो एंड रिजल्ट होता है ना, एंड रिजल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जस्ट अ प्ले। जैसे हम कुछ काम करते हैं उसका एंड रिजल्ट होता है, हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका टेस्ट देते हैं तो उसका एंड रिजल्ट होता है हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, बट प्ले में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद प्ले जो है डिक्रीज विद द एज। अभी ये कुछ एज दी है, ये इतना मेन नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 12th पॉइंट पे जाते हैं। प्ले चेंज फ्रॉम इनफॉर्मल, तो फॉर्मल होते हैं जब प्ले हमारा धीरे धीरे आगे जाके स्पोर्ट्स बनता है और एक गेम के फॉर्म में आता है, जो कि हम आगे ओलंपिक में खेलते हैं। तो ये बात यहाँ पे यही बात कही है कि जो प्ले जो है वो चेंज होता है फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल। बच्चे बचपन में क्रिकेट ऐसे ही खेलते हैं, बस बैट बॉल ले लिया और अपने रूल्स बना लिए, बट आगे ओलंपिक में वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट खेला जाता है। तो प्ले का यही कहना है। उसके बाद क्या, प्ले जो टाइम डिक्रीज विद एज। हाँ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जाते हैं, हमारा प्ले का जो टाइम है वो कम होता जाता है, क्योंकि हम मैच्योर होते हैं, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमारे फ्यूचर गोल्स होते हैं, करियर होता है, तो दैट्स वाई। आगे के कुछ पॉइंट्स हैं। ओके, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्ले। प्ले के भी कुछ स्टेजेस हैं। पहला इन्फेंटहुड स्टेज, जिसके अंदर जो है सेंसरी मोटर होता है मेनली स्टेज, जो कि बर्थ से 3 साल तक माना गया है यहाँ पे, जिसके अंदर रैपिड ग्रोथ ऑफ सेंसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ ऑफ सेंसेस बहुत जल्दी होती है, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेंसेस। ओके, उसके बाद जैसे कि हम एग्जांपल्स आंसर्स में एग्जांपल्स देंगे तो वो ज़्यादा आपकी वेटेज गेन करेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो एग्ज़ाम्स में एग्जांपल्स दें हमेशा। जैसे यहाँ पे कि इफ़ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ और इसके रेस्पिरेटरी डिजीज़ में अफेक्ट देयर प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ओके, आगे दूसरा जेंडर, जिसके अंदर मेनली क्या है कि बच्चे जेंडर में क्लासिफाई हो जाते खेलते खेलते कि ये गर्ल्स की गेम है, ये बॉयज़ की गेम है, तो प्ले में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद है इंटेलिजेंस एंड अदर मेंटल एबिलिटीज़। बच्चों की जो खेलते वक्त बच्चों के कुछ ऐसे गेम्स भी डेवलप हो जाते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो उनके अंदर, ठीक है। जैसे हम चेस खेलते हैं तो उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम, हमारे जो एबिलिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और बहुत सी कॉम्प्रिहेंसिव गेम्स भी होते हैं जिसमें लैंग्वेज की और मेमोरी की स्किल्स बिल्डअप हो। तो प्ले की ये भी कुछ स्टेज है। उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। तो सभी को पता है कि फाइन मोटर और ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है। ओके, उसके बाद है एबिलिटी ऑफ ल्योरेंस टाइम, जिसमें एबिलिटी ऑफ सफरिंग
time important for play activities. For example, if a child does not get suffered time in routine, timetable will delete the opportunity and interest to all ordinary outward growths. ओके, तो इसके ना टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें बच्चा खुद एक टाइम टेबल, एक रूटीन बनाता है जो कि उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इंटरेस्ट वाले प्ले के साथ आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। पर इसमें ये टाइम लिमिट नहीं होता कि इतना टाइम है तो इतने टाइम खेलेगा, वो ऐसा नहीं होता। जब उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल हो, जहाँ तक उसके खेलना हो वो खेलता है, और कभी कभार वो टाइम बहुत कम लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें ये है कि टाइम की जो लिमिटेशन है ना वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम टाइम बनाते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उस तरह नहीं होती है। नेक्स्ट 6 है हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है। इकोनॉमिक फैक्टर विल अफेक्ट एबिलिटी टू सोर्स प्ले, रिक्वायरमेंट फॉर प्ले एक्टिविटीज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड एप्रिशिएट equipments of resources affect the child of performance of the child may sum of location resources symbolic objects and alternative for preferred equipments। मेनली है कि हमारे जो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब जो बच्चे के पास ज़्यादा पैसे होंगे उसके प्ले के जो इक्विपमेंट है वो भी थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, और जिसके पास नहीं होंगे वो बहुत ही ऑर्डिनरी होंगे। तो यही बात बता रहा है इस पॉइंट में। नेक्स्ट है कि काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि बच्चे को जैसे एनवायरनमेंट मिलेगा वो उस तरह ग्रोथ करेगा कि उसके आसपास एथलीट है, कुछ स्पोर्ट्स पर्सनस है, ठीक है, जो उसको और उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आगे जाके अच्छा प्लेयर बन सकता है। ओके, बट अगर यहाँ पे है कि पेरेंट्स कहते हैं कि प्ले मतलब खेलने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ने से होता है, तो इस तरह बच्चे के एनवायरनमेंट अफेक्ट करती है बच्चे को। ओके, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 8th पॉइंट है प्ले इक्विपमेंट्स के बारे में, कि जो प्ले इक्विपमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए कि हैंडलिंग बच्चा अच्छे से हैंडल कर पाए, और क्वालिटी अच्छी होगी तो वो अच्छे से सीख पाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद है आगे इसमें एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि जनरली क्या होता है, जो हमारी अर्ली स्टेज होती है वहाँ पे बच्चा मोर इंगेजिंग होता है, मोर एक्टिव होता है रेडर देन द एडोलसेंस, हमारे एडोलसेंट एज पे, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है कि अगर एमसीक्यू में पूछो कौन से एज में या स्टेज पे बच्चा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, इंगेजिंग होता है प्ले में, तो वो हमारे चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड कर सकते। ओके, तो ये हमारे आंसर बन सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद है अम्यूज़मेंट्स, जो हमारे अम्यूज़मेंट्स होते हैं, तो इसमें क्या लिखा है कि इसके अंदर ये मेनली बात ये कर रहा है कि हम धीरे धीरे, जैसे अभी के टाइम के जनरेशन जो देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, बुक्स कॉमिक्स हैं, अपने जितने भी एनर्जी है उनको बहुत ही कम यूटिलाइज कर रहे हैं, रेदर देन वो प्लेग्राउंड में जाएं, एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करें। नहीं, तो यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारे जो प्लेयर्स हैं एक्सटेंड द मिनिमम एनर्जी, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑन लुकर प्ले। अम्यूज़मेंट को ऑन लुकर प्ले भी कहते हैं, कि देख के एंजॉय कर रहे हैं, जैसे क्रिकेट कोई खेल रहा है उसी को देख के एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अम्यूज़मेंट्स इसी कहा गया है। आगे देखते हैं सम अदर कैटेगरीज ऑफ प्ले एज मेंशन बिलो, जो कि है सॉलिटरी। Solitary care, in this type of play activities, a child will seen playing along with these toys, games, objects, etc. and quite happily and self-absorbed। जो बच्चा तो अपने गेम से खेलता रहता है और क्वाइट शांति बस ऐसे खेलता रहता है, वही वो इस स्टेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद है पैरेलल गेम। पैरेलल प्ले क्या होता है कि प्लेइंग एट अ ओवन एक्टिविटीज़ अलॉन्ग साइड ईच अदर, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग बट नॉट शेयरिंग एवरीवन क्लोज इन देयर ओवन। मतलब कि बच्चे एक साथ तो खेल रहे हैं बट दोनों अपने अपने में ही खेल रहे हैं, अपने अलग अलग इन्वायरमेंट, दोनों साथ ही बैठे पैरेलल बैठे हैं, लेकिन उन अपने अलग गेम्स के साथ, अपने अलग टॉयज़ के साथ दोनों ही अपने वर्ल्ड में, अपने इमेजिनेशन में खेल रहे हैं, उसे कहते हैं पैरेलल प्ले। ओके, उसके बाद है सिम्बोलिक प्ले। सिम्बोलिक प्ले क्या है, जिसमें मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट समथिंग फॉर रियल ऑब्जेक्ट। हाँ, इमेजिनेशन कि अगर उन्होंने कोई टॉय ले लिया जो लाइक अ हीरो दिखता है, ओके, और उन्होंने कह दिया कि ये सुपर हीरो है जो आता है टीवी में वही वाला, या ये बैटमैन है, बट एक्चुअली वो नहीं है, तो वो हो गया सिम्बोलिक प्ले, कि उसने इस चीज़ को बना दिया कि ये तो हीरो है, ये हीरो है, अब मैं इसके साथ खेलूँगा। ओके, तो ये है सिम्बोलिक प्ले। उसके बाद है एसोसिएटेड प्ले।
एसोसिएटिव प्ले क्या होता है, जिसमें प्ले एट ओवन एक्टिविटी बट शेयरिंग रिसोर्सेज, जिसमें हम एक साथ खेल रहे होते हैं। खेल तो हम अपनी एक्टिविटी खेल रहे होते हैं, लेकिन शेयर करते हुए, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और ये पैरेलल प्ले में क्या था, पैरेलल प्ले में कि हम रिसोर्स को शेयर नहीं करते, नो शेयरिंग। और यहाँ पे एसोसिएटिव प्ले में शेयरिंग। ओके, ये डिफरेंस हो गया। आगे है कोऑपरेटिव या ग्रुप प्ले, जो कि हम मेनली बच्चे करते हैं, जो कि ग्रुप में खेलते हैं, टीम बना के, वही प्ले है मेन, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज, फंक्शन या इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले क्या क्या हो सकती है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ लर्निंग, बच्चा इससे बहुत कुछ सीखता है। प्ले हेल्पिंग शार्पन द सेंस हमारे डेवलप होते हैं, जो कि हमें पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि हमारे डेवलप होते हैं सेंसेस, ग्रोज मोटर या फाइन मोटर। उसके बाद क्या है, प्ले लीड्स टू डेवलप ऑन मोर रियलिस्टिक लाइफ, सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करता है। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ, वीकनेस को जानते हैं कि नहीं, या दूसरे अगर आपको कुछ जज कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि नहीं, कि हाँ आप इंटरसेक्ट करें कि हाँ वो कह रहा है इसमें मेरी कमी है तो मैं उसको डेवलप करूँ, तो उस चीज़ प्ले हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, प्ले के दौरान हमें प्लेजर भी मिलता है, डिफ़िकल्ट गोल्स को हम अचीव करते हैं, जब विन होते हैं या डिफ़िकल्ट गोल्स को अचीव करते हैं तो हमें प्लेजर मिलता है। प्ले एट चाइल्डहुड स्टेज हेल्प द चाइल्ड इन लर्निंग एप्रोक्स रूल्स। ओके, प्ले हेल्प टू मेंटेन फ्लेक्सिबल वंस personality. Play develop help in increase creativity and imagination. Play help the child to express ability, appropriate emotions and coping with feelings and fear, anxiety. ये अच्छी बात है कि प्ले क्या होता है, हमें हेल्प करता है, एक बच्चे को, हमें भी एक बच्चे को हेल्प करता है कि अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर पाए, अपनी एंग्जाइटी से निकल पाएगी। कि जब भी हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं स्ट्रेस हमारा कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं डेवलपमेंटल गोल ऑफ प्ले। प्ले के डेवलपमेंटल गोल्स क्या है, तो पहला क्या है, प्ले एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, ये प्रूव्ड है कि हैंडलिंग मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, टचिंग, शॉटिंग ऑब्जेक्ट्स, लीडिंग टू अटेन द बेसिक कंसेप्ट एंड साइज, शेप, कलर। तो ये बहुत से कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, बच्चे को समझ आती है कि अलग शेप होती है, टच फील करके समझता है बच्चा। जैसे क्ले मॉडलिंग कर लिया, सैंड में खेला, मड में खेला, तो उसे डिफरेंस पता चलता है और उसे बहुत सारे सेंसेस डेवलपमेंट है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। दूसरा, प्ले एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे को इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि वो बहुत से जब खेलते कहता है कि नहीं तुम चीटिंग कर रहे हो, तो उसे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये सही है, या वो कहता है ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है क्योंकि इसने चीटिंग की। तो ऐसे बच्चे इमोशनल सोशल कंसेप्ट भी अपना डेवलप करते हैं। ओके, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद हाँ, जैसे कि इसमें क्या है, टीम स्पिरिट, ग्रुप लर्निंग, ये सब चीज़ें वो सीखता है, वैल्यूज़ सीखता है अपने। ओके, और अपने खुद के वैल्यूज़ डेवलप करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, प्ले एंड फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, जो मेन इस चैप्टर में है कि बच्चा प्ले के साथ अपना फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट करता है। गेम्स खेल लिया, रनिंग, राइडिंग, स्विमिंग, ओके, साइकिलिंग एक्सेट्रा, ये सब कर लिया तो ग्रोज मोटर डेवलपमेंट हो गया। ओके, उसके बाद वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, मसल्स गेन होंगे, उसकी एक्टिविटीज़ करेगा, मसल्स गेन होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज सही होगी, पोस्चर सही होगा। तो यही चीज़ बताइए इस पॉइंट में। इसके बाद आगे देखते हैं प्ले एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि प्ले लैंग्वेज डेवलपमेंट भी करता है। जब हम एक दूसरे के साथ, जैसे कोई बच्चा क्लासरूम में एकदम शांत है, बट जब आप प्लेग्राउंड में जाओगे उसे सेम बच्चे को देखोगे ना, तो खेलते टाइम वो बहुत बोलेगा कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो रही है, वो बोलना सीख रहा है, उसे पता चल रहा है कि हाउ टू कम्युनिकेट, और बिना बोले वो साइन लैंग्वेज भी सीखता है। तो इसी तरह प्ले हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि स्मॉल पॉइंट्स में है कि हमें कैसे हेल्प करता है, तो ये सब पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, आगे है प्ले एक्टिविटीज़ फॉर वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग हमारे डोमेन्स होते हैं ना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, उसी के लिए सेम है कि सेंसरी डेवलपमेंट, हमारे सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, जो भी सेंसरी डेवलपमेंट है हमारा डोमेन फर्स्ट। दूसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये दूसरा डोमेन है। उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथ के क्यूज वगैरह करके यहाँ पे एग्जांपल्स भी रखे हैं। तो एग्जांपल्स ये
एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद फाइन मोटर डेवलपमेंट, जो हमारे फाइन मोटर डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ कटिंग कर दिया, चॉपिंग कर दिया, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों से। उसके बाद है इमोशनल एंड एथलेटिक डेवलपमेंट, ड्रामा, एक्टिविटी, प्ले, कोलाज वर्क, क्ले वर्क, ये सब। उसके बाद है फिजिकल ग्रोज मोटर, सोच रही थी यहाँ पर फाइन, अब ग्रोज मोटर डेवलपमेंट, ग्रोज यानी फिजिकल, ठीक है, ग्रोज मोटर डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद है सोशल स्टोरीज़, हम अपने वैल्यूज़ बनाते हैं, बस स्टोरीज़ पपेट्स और दिखते हैं और अपने वैल्यूज़ बनाते हैं, वही सेम है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन एजुकेशन, बट प्ले का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में। है कि play and activities based learning have important role in education, since the child are able to connect with the curriculum wisely. Relation of content to release real life through the play and activities are essential and effective get improve the teaching learning process. It help them to fulfill. Okay, तो इसमें है कि play किस तरह एजुकेशन में हेल्प करता है, तो ये इसको हम पॉइंट्स में देखते हैं। पॉइंट्स में ज़्यादा मेन याद होगा कि फर्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस है करिकुलम। हमारे जो करिकुलम है उनके कंस्ट्रक्शन में प्ले इंपॉर्टेंट है, कि बच्चा जब खेलेगा तो हमें पता चलेगा कि प्ले हेल्प इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस तरह हेल्प करता है, कि प्ले हेल्प टू मेक द करिकुलम मोर कंस्ट्रक्टिव एंड इफेक्टिव एंड अलॉन्ग विद सेटिंग चाइल्ड सेंटर्ड एम्स, प्ले द मेक करिकुलम एक्टिविटीज़ सेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव, कि प्ले से बच्चा खुद करके सीखेगा। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जो वाइगॉट्स के प्याजे भी कहते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो दोनों ही कहते हैं बच्चा खुद करके सीखेगा। तो हमारे करिकुलम में प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि बच्चा पढ़ेगा भी और करके भी सीखेगा, तो कंस्ट्रक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस इन लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखना। तो इसमें पहले वाला तो कंफ्यूजन है कि पहला करिकुलम में कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम बनेगा, इफेक्टिव करिकुलम बनेगा, और बच्चों का चाइल्ड सेंटर्ड एम रख के बनेगा। ओके, दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, इंपॉर्टेंस इन लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्ले एक्टिविटीज़ आर सेल्फ इनिशिएटिंग एंड वॉलंटियर, ठीक है। हेल्प प्ले एक्टिविटीज़ इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्ले है, कुछ गेम आपने डेवलप कर दिया जिससे बच्चा जो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो एडिशन सीख रहे हैं, ठीक है, आपने गेम डेवलप कर दिया तो बच्चे खुद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बोलेंगे हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें खेलना है। तो उसी तरह थर्ड वन डेवलप्स इंटरेस्ट इन क्यूरियोसिटी एंड लर्निंग, कि बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप तो होगी ही प्लेइंग वाले एक्टिविटी वाले गेम में। फोर्थ डिस्करेज रोड लर्निंग मीन्स रटिफिकेशन, बच्चा रट के नहीं सीखेंगे, करके सीखेंगे, समझ के सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ थेरेपेटिक इम्पोर्टेंस। ओके, इसमें है कि समटाइम्स चाइल्ड फील द अंडर स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन एजुकेशन, कि सिर्फ थ्योरी पे फोकस हो रहा है, कि थ्योरी कर रहे हैं बच्चा, तो एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है कि इतना याद करना से टॉप करना है। बाय इनकलकुलेट प्ले एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम लर्निंग एट एन थेरेपी टू ओवरकम देयर स्ट्रेस एंजाइटी। ओके, एक थेरेपी की तरह काम करता है, कि तो ये इसलिए ये थेरापेटिक इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि थ्योरी को सिर्फ थ्योरी को ना करके हम प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं, जिससे ये एक थेरेपी की तरह काम करता है, तो ओवरकम देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ठीक है, और अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कंपटीशन की सिर्फ वो भावना नहीं लानी है कि आप दूसरे के साथ compete कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, किसी से compete नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये बात मेन होनी चाहिए प्ले विद दिस एजुकेशन। उसके बाद सिक्स्थ वन इज इम्पोर्टेंस इन डेवलपमेंटल एरिया। प्ले जो करता है हेल्प हमारे करता है डेवलपमेंटल, कहाँ नहीं डेवलप करता, हमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर, कॉग्निटिव, हर चीज़ डेवलप करता है। तो ये तो बहुत ही ईजी पॉइंट हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सेवेंथ वन क्या है, इट इंगेज कम्युनिकेटिव स्किल्स हमारी इन्हेंस करता है, टू एनहेंस कम्युनिकेशनल स्किल्स, हमारे कम्युनिकेशनल स्किल्स को भी इन्हेंस करता है, क्योंकि प्ले में सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ वो गेम खेल रहे हैं, हम बोलते हैं, ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कम्पीट विद अदर्स,
कैसे हम जीत सकते हैं, हम विन कर सकते हैं हमारे इस मैच को। तो बच्चे जैसे पजल्स करते हैं, क्रॉसवर्ड्स करते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, तो ये सब कुछ गेम्स है जो आप एग्जाम्पल्स के रूप में रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, टू शार्पन मेमोरी एबिलिटीज़। हाँ, प्ले हमारी मेमोरी एबिलिटीज़ को शार्प करते हैं, हम रूल्स को याद रखते हैं, हम न्यू टेक्निक्स याद करते हैं। ठीक है, बच्चा न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को कि वो कुछ नया इन्वेंट करे गेम में ही। ठीक है, मुझसे बहुत से एग्जाम्पल, जैसे चेस, मैं कहता चेस में हर पर्सन जो होता है, हमारा जो गेमर जो गेम खेलता है, वो अपनी एबिलिटी, अपना कुछ न्यू क्रिएट करता है, तभी वो अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन। ये तो बहुत सिंपल सा है कि बच्चा अगर खेलेगा तो उसको अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन, साथ ही अपने ब्रेन से कोऑर्डिनेशन करके खेलेगा कि कब उसे कौन सा शॉट मारना होगा। ठीक है, कब उसे क्रिकेट में कब 6 और कब 4 मारना है, कब छक्का चौका मारना है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है कि कब दूसरे प्लेयर के साथ उसे compete करना है, किस तरह। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंस हो गए। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे है कुछ वेरियस प्लेज, कि प्ले एक्टिविटीज़ फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कौन कौन से, अब नेम भी तो होने चाहिए कुछ एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, ये रीड आउट करें, ये बहुत ईजी है, ये करवा भी सकते हैं आप। जैसे कि पहला किस लिए, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के लिए क्या करें, जैसे म्यूजिकल चेयर, जो हम बहुत सोच रहे हैं कि बच्चे चेयर के अंदर एक विसल बजेगी, म्यूज़िक बजेगी, चेयर के राउंड घूमेंगे, एंड जब म्यूज़िक बंद वो बैठेंगे। तो इससे कोऑर्डिनेशन कि कब उन्हें कब बैठना है, एकदम झट से पकड़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसी तरह। ठीक है, और आगे डॉग एंड द बोन गेम, बैलेंस रेस, ये आप रीड आउट करें, इसको थोड़ा समझे, बहुत ईजी गेम है। उसी तरह थ्रोइंग द बॉल राइट। ओके, आगे देखते हैं, वो इसमें है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये प्ले एक्टिविटीज़ फॉर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। ओके, सेंसरी मोटर के लिए कौन कौन से प्ले एक्टिविटीज़ बनाए, सैंड एक्टिविटीज़। ये तो बहुत ही ईजी है कि सैंड में बच्चा खेलेगा, सीखेगा। तो सेंसर, हमारे सेंसेस डेवलप होंगे, हमारे आईज़, हम कैसे टेक्सचर बना रहे, तो हमारे हैंड के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, टेक्सचर को फील करेंगे, हम फील करना सीखेंगे, और स्मेल भी आती है उसके अंदर। ठीक है, वो भी पता चलेगा, और हम क्या बनाना चाह रहे हैं, वो हमारे एक्सप्रेशन को, हम हमारी जो फीलिंग्स है उसको हम मॉडल के थ्रू एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे देख सकते हो। थंब पेंटिंग जो हम बचपन से करते हैं, उसके बाद नेचर वॉक, बेल फॉल्ड हंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्ले एक्टिविटीज़ फॉर लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्ले एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं हम। पहले ये सी एंड टेल, देखो और बताओ, इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने कुछ कार्ड्स दिखा दिए या फ्रूट्स के नेम दिखा दिए, और बोलेंगे कि इसको बताओ। रिडल, कि उसकी सूंड बहुत लंबी है, या उसके कान बहुत लंबे हैं, वो बहुत दूर तक देख सकता है, वो बहुत फुर्तीला, बताओ वो कौन सा जानवर है, ऐसा। तो ये हमारे रिडल्स हो गए। ओके, ये बहुत सी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देख सकते, स्टोरी टेलिंग तो है ही, इससे लैंग्वेज तो मस्ट में डेवलप होगी स्टोरी टेलिंग में। ये ऐसे भी कर सकते हैं, आधी स्टोरी दे दी और बोलेंगे आगे आप कंप्लीट करो, आप क्या चाहते हैं इस स्टोरी का एंड कैसा हो। ठीक है, इस तरह के कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को डेवलप कर सकते। उसके बाद क्या है, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी प्ले एक्टिविटीज़ बने हैं। तो इसमें पहले क्या, इसमें हमारा जो सोसाइटी को लेके कुछ होगा, जैसे रोल प्ले करवा दिया सोसाइटी में, कुछ हमें कुछ अवेयरनेस फैलानी है इन्वायरमेंट को लेके। प्लास्टिक को हम कम यूज़ करें, डेवलपमेंट ज़्यादा हो हमारी सोसाइटी का, कैसे हो पाएगा, और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रख सकते हैं, हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन रहा है, तो ओजोन लेयर, मतलब लो लेवल पे जितने हम कर सकते हैं, ट्रीज़ लगाने के लिए बच्चों को कह सकते हैं कि अपने घर पर ट्रीज़ लगाए, हेल्प करते हैं। इस तरह के बहुत सारे हम सोशल इमोशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों को कुछ राइम सिखा दिया, कोलाज मेकिंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे ही ख़त्म हो। उसको नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं हमारा, जो कि फिज़िकल डेवलपमेंट। कि आगे फिजिकल डेवलपमेंट किस बारे में बात कर रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस दैट बीइंग विद कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टिल एडोलसेंस, जो जन्म से भी पहले से लेके हमारे एडल्टहुड तक चलता है। ठीक है, हमारा 20s तक चलता है फिजिकल डेवलपमेंट। उस दौरान जितनी भी डेवलपमेंट होते हैं हमारे फिजिक में, उससे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा ब्रेन
डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी सिस्टम, सेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस और डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ये सब होता है फिजिकल डेवलपमेंट होता है। हमारे मेनली क्या है, फिजिकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ होना, हमारे मसल्स का ग्रोथ होना, ठीक है। मेनली मोटर डेवलपमेंट, हमारे जितने भी मोटर डेवलपमेंट है इसको, इसलिए इसको मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बॉडी पोस्चर हमारे सही हो रहे, बोन्स मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो यही सब हमारे फिजिकल डेवलपमेंट। द मेन इसके क्या है, ग्रोज मोटर डेवलपमेंट, बड़ी मसल्स का, और फाइन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। अब हर स्टेज पे कैसे कैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो, ये मेनली आपको याद समझना ही है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया कि बताओ सेंसरी मोटर या सेंसरी स्टेज पे, जो हमारा सेंसरी स्टेज है, उस पर कौन कौन से डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें डेवलप होती है मेनली, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट एट इन्फेंसी जो कि हमारे बर्थ से लेके 1 या 1.5 ईयर तक होता है। ये कहाँ पे है, ये रहा, फ्रॉम बर्थ टू 1.5 ईयर, ओके। ये हमारे जो होते हैं इन्फेंसी स्टेज होती है। आगे देखते हैं, इसमें जो पॉइंट्स है वो मेन है कि हमारा बच्चे का बॉडी वेट बढ़ता है, बच्चे की हाइट बढ़ती है, और बॉडी पोस्चर, बच्चे का बॉडी पोर्शन इंक्रीज होता है, लाइक बॉडी पोर्शन ऑफ जो कि हेड और हमारी अदर बॉडी का क्या यहाँ पर लिखा है 1:4 होता है बर्थ के टाइम, ठीक है। और जब बच्चा ग्रो करता है और वो जब 2 साल के आसपास होता है तब उसका 1:5 हो जाता है पोर्शन। तो ये सब कुछ रीड आउट करने वाली चीज़ें हैं, इसको रीड आउट करें। उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट। हमारी मोटर डेवलपमेंट होती ही है, हमारा हेड एंड हैंड सबका कोऑर्डिनेशन होता है, हम किक बॉल बच्चा कर पाता है, साइकिलिंग वगैरह कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड पे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इसमें क्या, बॉडी वेट मेन है। बॉडी वेट कैसे चेंज होगा, जो हम बच्चे बॉडी वेट गेन करने लगेंगे, ठीक है। 75% ऑफ एवरेज वेट दैट एंड एडल्ट, 75% एडल्ट का एवरेज वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड आते आते। उसके बाद हाइट जो स्लो एंड टेंडरी ग्रोथ इन टर्म ऑफ हाइट, इस समय हाइट थोड़ी स्लो ग्रोथ होगी, ठीक है। एवरेज हाइट क्या होगी 4 ईयर के चाइल्ड के तो 38 to 39 इंचेस होगी, ठीक है। अंडर 6 ईयर 6 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की हाइट 46 to 47। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ में भी नहीं आता, बस नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। उसके बाद है बॉडी पोस्चर बच्चे का कैसा 1:6 हो जाता है, ओके। उसके बाद है बोन्स एंड मसल्स के डेवलपमेंट होगा। तो बोन्स एंड मसल्स में क्या है कि लॉस ऑफ बॉडी टीथ, हाँ बच्चे अपने जो इनके जो अर्ली स्टेज के जो टीथ होते हैं वो लॉस होने लग जाते हैं और परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन हुआ कि परमानेंट टीथ किस स्टेज पे आते हैं, तो वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे है, ओके। तो उसके बाद आ गया मोटर डेवलपमेंट, जो कि फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, जिसमें मोटर डेवलपमेंट 4 to 5 ईयर तक एज होता है। उस समय फाइन मोटर डेवलपमेंट बहुत रैपिडली होता है, क्योंकि बच्चा बॉल कैच करना सीखता है बहुत फाइन, ठीक है। अर्ली स्टेज में बच्चा फाइन मोटर डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी करता है, क्योंकि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट तो उसने कर लिया, चलना सीख लिया, भागना सीख लिया, पर अब फाइन सीखता है फाइन मोटर, जो कि 4 to 5 ईयर्स का होगा वो बच्चा, तो फर्स्ट क्लास के आसपास होगा, जो कि सीखेगा कि फाइन कैचिंग बॉल, ड्राइंग, पजल्स को क्रिएट करना, पेंटिंग करना, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट क्ले से बनना, तो ये सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो कि हमारे अर्ली के बाद आता है, ठीक है, जिसके अंदर मेनली क्या, इसमें क्या लिखा है, मेनली गर्ल्स रीच प्यूबर्टी अर्ली द बॉयज़, ठीक है। इसमें वेट जल्द हमारा चेंज हो जाता है, एवरेज वेट 9 अराउंड 30 kg तक आ जाता है एट द एज ऑफ 11, जो कि अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड में क्या कि लेटर चाइल्डहुड जो है हमारा 11 ईयर तक के आसपास होता है, ओके, जो कि 7 से 11 ईयर तक होता है। और अर्ली चाइल्डहुड हमारा 5-4 ईयर तक माना जाता है, 5-4 से लेके 7 तक, ओके।
उसके बाद हाइट में रैपिड चेंज होते हैं। इसमें क्या है, गर्ल्स स्टार्टिंग गेनिंग हाइट अर्ली देन बॉयज़। इसके अंदर तो गर्ल्स जल्दी हाइट डेवलप करती है, बॉयज़ नहीं करते, वो बहुत धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि 11 साल तक लड़के जल्दी करती है हाइट डेवलप, ठीक है, इसे लड़के थोड़ी लंबी दिखती है बॉयज़ से। उसके बाद बॉडी पोस्चर 1:7 होता है। आगे देखते हैं बोन और मसल्स। इसमें क्या है, बोन मसल्स के जल्द एज ऑफ प्यूबर्टी मोर टिश्यू आर इंक्रीजिंग एंड मसल्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर एंड फाइन। परमानेंट टीथ कम, हाँ इसमें तो आ ही जाते हैं, क्योंकि परमानेंट टीथ तो पहले आ गया था। उसके मोटर डेवलपमेंट में क्या है, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम मोर कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ बाय एंड ऑफ लेटर चाइल्ड। ओके, स्मॉल मसल्स हमारे रैपिडली डेवलप होते हैं, स्मॉल मसल्स, ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल पैटर्न इफेक्टिवली डांसिंग, एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह से होता है। प्ले एनर्जेटिक गेम्स, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना बच्चों को सीख जाता है, ठीक है। और लास्ट इसमें है फिजिकल डेवलपमेंट एट एडोलसेंस में वो कौन सा डेवलप करता है। एडोलसेंस हमारे जो कि मेनली है कि एट द स्टेज वी फाइंड अ रैपिड एंड tremendous physical development as one set of puberty rapid change take place in the one's bodies and hormones completely of biologically and anatomically growth and appearance of secondary okay so characteristics in taking place at this stage physical growth and reaching its full space and technology of the physical of the space। ये मेनली हमारी प्यूबर्टी हिट कर देता है जब बच्चा। उसको पता है कि बॉडी वेट गेन होता है बहुत ही रैपिडली, पर दिस टाइम जो कि गर्ल्स होता है 15 एज के आसपास हमारे बच्चे हो जाते हैं, गर्ल्स और बॉयज़ 15 एज के आसपास, जिसमें एवरेज वेट जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का है वो 40-45 kg होता है। अराउंड द एज ऑफ 19 आते गर्ल्स और बॉयज़ का होता है कि गर्ल्स 46 से 50, बॉयज़ भी 50 से 51 के आसपास होते हैं। ओके, उसके बाद हाइट की बात करें तो बाय द एंड ऑफ एडोलसेंस जो हाइट है हमारी मैक्सिमम हाइट डेवलप हो जाती है। मतलब मेनली तो इतना जो हमारे एडोलसेंस की हाइट होती है वहीं तक रहती है। मेनली होता है जो बॉयज़ जो होते हैं वो टॉल हो जाते हैं गर्ल्स से, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्लाइटली टॉलर देन बॉयज़। उसके बाद लेटर ऑन द बॉयज़ आर टॉलर देन जनरली हैवियर देन गर्ल्स। बॉयज़ टॉल हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, ठीक है। ये सब है 4-5 इंच, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बॉडी पोर्शन हमारा 1:8 हो जाता है, ठीक है। कहाँ 1:3-4 से स्टार्ट होकर हम एडोलसेंस तक 1:8 हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट हमारे शेप वगैरह बॉडी के फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी आ जाती है हमारे बॉडी में। बोन्स एंड मसल्स है, बोन्स एंड मसल्स डेवलप होते हैं, आर्म्स लेग के मसल्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद मोटर डेवलपमेंट, तो इसमें इसके बाद हमारा डेवलपमेंट हो चुका ही होता है, इसमें हम इम्प्रूव करते हैं हमारे मोटर डेवलपमेंट को। फाइन मोटर परफेक्शन आ जाती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन परफेक्ट हो जाती है। हाँ ये चीज़ परफेक्ट है, हम ठीक से चल रहे, ठीक से वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, अपने ड्राइंग वगैरह में एक्सपर्ट हो जाने लगते हैं बच्चे एडोलसेंस आते, ठीक है। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी बच्चों में आ जाती है कि प्ले के दौरान किस तरह की सिक्योरिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फ्रीली प्ले करो बट सेफली के साथ। करिकुलम, जो स्कूल करिकुलम आल्सो इन्फ्लुएंस द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इफ द स्कूल चाइल्ड रैपिड एंड नो प्लेस इन द स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज एट द पार्ट द अकेडमिक देन इट इज विल तो हमारे तो फैक्टर्स है। करिकुलम भी अच्छा होना चाहिए। करिकुलम ऐसे इसमें कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है, या करिकुलम में लिखा ही नहीं है कि टाइम दो बच्चों को ग्राउंड में, कोई पीरियड हर वीक में 2 से 3 पीरियड होने चाहिए गेम्स के, तो फिर ये तो इफेक्टिव है ही नहीं। बच्चा स्कूल में, क्योंकि बच्चा ज़्यादा टाइम स्कूल में ही रहता है, तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, करिकुलम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिजिकल डेवलपमेंट हो बच्चे का। नेक्स्ट, होम और स्कूल इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे के डेवलप हो, वहाँ पे वो सेफ फील करे, ठीक है। उसके कुछ बैरियर्स ना हो, फ्री स्पेस हो कि वो अपने फिजिकल डेवलपमेंट कर सके और फुल्ली सपोर्ट मिले उसे। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कि हर बच्चा अलग रेट से डेवलप करेगा, उसके अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं,
कुछ फाइन मोटर में ज़्यादा अच्छे होंगे, कुछ ग्रोस मोटर में होंगे। तो इसी तरह ये हमें ध्यान रखना चाहिए, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ और है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट है कि लास्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स इन द प्रोमोटिंग फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, प्रोवाइडिंग द फ्री एंड फियरलेस एनवायरनमेंट, टीचर और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को एक फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे और वो बिना डर के सीख सके, खेल सके। ठीक है, अपना डेवलपमेंट कर सकते, अपनी ग्रोथ कर सके, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सके। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग अ गुड एग्जाम्पल, बच्चे के सामने एग्जाम्पल अच्छे प्रेजेंट करो कि हाँ ये पी.वी. सिंधु इसने इतने ओलंपिक्स जीते, इस तरह जीते। ओके, ये हमारे धोनी ये इस तरह जीते। तो एग्जाम्पल अच्छे क्रिएट करो कि वाई फिजिकल एक्टिविटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है और आगे हम स्कोप भी है इसके अंदर। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट एंड फ्रीडम मिले बच्चों को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा शेयर कर पाएगी उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है या कुछ पीयर ग्रुप में प्रॉब्लम है, तो खेल के साथ फ्रीडम के साथ सपोर्ट मिले बच्चों को, इमोशनल भी। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एंड सोशल एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं पेरेंट्स टीचर मिलके, कि बच्चा खेलने के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे है, सोसाइटी में उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, और उसकी कुछ प्रैक्टिसेस जो है रिस्पॉन्सिबल भी हो सकती है सोसाइटी को एक्टिविटीज़ में। ठीक है, उसको रोल पता चले अपना कि वो भी कैसे कर सकता है, अपने आप को कैसे सर्व कर सकता है सोसाइटी में। आगे नेक्स्ट, रेगुलर फिजिकल चेकअप के लिए जाए बच्चा, हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, ऐसा ना हो कि बच्चे खेलने के लिए किसी को हर्ट भी कर दे, फिजिकली तो सामने वाले को हर्ट करे कि भाई मुझे विन होना है इस मैच में, ऐसे नहीं है। एक हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हो, कंपटीशन है अच्छी बात है, कोई जीतता है कोई हारता है इस तरह। प्रोवाइडिंग फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड हो भाई, फिजिकल एजुकेशन कि फिजिकल हम कैसे कर सकते, जैसे कभी भी किसी गेम से पहले या किसी एक्सरसाइज से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इस बुक में भी है, ये आपको फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है उसमें पता चलेगा कि क्यों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बिना वार्म अप किए या एक्सरसाइज के बाद हमें कूल डाउन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मेन पहला तो यही रीज़न है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है एक्सरसाइज के बाद। तो अगर वो वापस नॉर्मल नहीं आई, कूल डाउन कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बहुत स्लो, बहुत कम रेट की होती हैं, जिसमें हम अपनी बॉडी को कूल डाउन करते हैं एक्सरसाइज से ही। इसलिए कहते हैं कि जब बाहर से खेल के आप पानी मत पियो, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत एक्टिव होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, हार्ट रेट बहुत फास्ट होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कि बच्चे को पता चले कि वार्म अप बहुत ज़रूरी है, कि बॉडी फ्लेक्सिबल होती नहीं है, रिजिड होती है, और अचानक से हम बहुत फास्ट प्ले करने लग जाएंगे, एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, तो हमारी मसल्स या बोन्स का ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। और अगर बिना कूल डाउन के एक्सरसाइज किए बिना अगर हमने अपने घर चले गए, आराम कर लिया, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ आने का खतरा होता है। तो बच्चों को पता हो। ओके, और ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि टीचर का क्या रोल है। अपनी तरफ से बहुत से पॉइंट्स लिखते हैं कि डिग्रेशन एक्टिविटीज़ एंड सफरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और प्रोवाइड एक्सरसाइजेशन, बहुत कुछ है। ओके, अब लास्ट, आई थिंक लास्ट है हमारा ये है कि मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट क्या है, इस चैप्टर का लास्ट सब पॉइंट ये है, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। तो मोटर डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडीली मूवमेंट थ्रू द coordinative activities of the nervous center, the nervous and the muscles। हर लोग ने कहा था। तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट ये अंतर है कि फिजिकल डेवलपमेंट कि हमारे सारे पूरी बॉडी पे कंट्रोल, पूरी बॉडी पे ग्रोथ डेवलपमेंट हो। ठीक है, और मोटर डेवलपमेंट क्या कहता है, मोटर डेवलपमेंट कहता है कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्यूरेसी इन द यूज़ ऑफ वंस आर्म, लेग, अदर बॉडी पार्ट। फिजिकल डेवलपमेंट होता है हमारे ग्रोज और मोटर डेवलपमेंट को, ग्रोज और फाइन जो मोटर इसके मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट, वो फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। पर मोटर डेवलपमेंट होता है कि हमारी स्पीड पे कितना कंट्रोल है, हमारा स्ट्रेंथ कितना है, इम्यूनिटी कितना है हमारे लेग्स और बॉडी के अंदर, और हम कोऑर्डिनेशन किस तरह बैठा पा रहे हैं, इसको मोटर डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, इंड्योरेंस, हमारा स्ट्रेंथ। ओके, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल्स, पैटर्न्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। हमारे मोटर डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, पैटर्न्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम।
पहला क्या, मास टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। हमारा जो होल बॉडी है, हमारा जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है, उस पर हमारे कितने कितने हमारा कंट्रोल है। क्यों बच्चे का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, चाइल्ड फर्स्ट स्टार्ट ऑन डेवलपमेंट। तो एज जैसे कि हमारे मसल्स पे, हमारे मास पे कितना हमारा कंट्रोल है, हम द मोटर डेवलपमेंट ऑफ होल बॉडी, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ maturation is an unfolded characteristic which generally improve the person from the 6 months and walking up the 10 months, or legs and turns muscles has completely matured. okay, और चाइल्ड राइट ड्राइंग वगैरह कर सकता है वो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ लार्ज यानी ग्रोज मसल्स। हमारे जो होते हैं मसल्स जो होते हैं टू स्मॉल मसल, बच्चे सबसे पहले ग्रोज मोटर डेवलपमेंट करता है, वो चलना सीखता है। ठीक है, पहले क्या करता है, क्रोलिंग करता है। ठीक है, देन वॉकिंग करता है, देन रनिंग करता है, देन उसके बाद वो कहीं जाके फाइन मोटर पर आता है। तो यही प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट का जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है ग्रोज टू फाइन होता है। फिर वो ड्राइंग, पेंटिंग, क्लाइंबिंग करना सीखना है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सेफोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल। सेफोकॉर्डल प्रॉक्सिमल डिस्टल आपने पहले यूनिट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, चैनल पे अवेलेबल है। कि फोर्थ है कि प्रिंसिपल ऑफ सेफोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, कि मोटर में क्या होता है, सेफोकॉर्डल डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट जो है हेड टू टो होगा। पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, फिर अपने पूरे बॉडी पार्ट को सीखता है संभालने से। जो बेबीज होते हैं पहले अपने राउंड सर को घुमाते हैं, इधर राउंड करते हैं, देन वो अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल पाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल। प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या है, नियर टू फार। सबसे पहले बच्चे अपने पास के मसल्स को, अपने नेक के मसल्स को, अपने चेस्ट के मसल्स को, ठीक है, इनको कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद वो अपने फिंगर्स पे कंट्रोल करते हैं कि कैसे होल्ड करें सब किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस तो हर जगह ही आ रहा है कि बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है मोटर डेवलपमेंट में। इसमें भी बात की स्टेजेस की, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में हर स्टेज का अपना अपना बताया था रोल वगैरह एग्जांपल्स, उसी तरह से मैं बताया। देखिए पढ़ते हैं हम कि ग्रोज मोटर, पहले मोटर डेवलपमेंट एट इन्फेंटहुड। ग्रोज मोटर में क्या है, इसमें ये रहा, ग्रोज मोटर में क्या है, हेड इरेक्ट एंड स्ट्रेटन अपर साइड 6 months तक, और लेफ्ट आर्म्स पे कंट्रोल करता है, हेड पे कंट्रोल कर पाता है, रोल अपनी पूरी बॉडी से। वो जैसे हमने सीधा लेटा दिया तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोल कर सकता है, करना स्टार्ट कर देता है बेबी जो होते हैं। ठीक है, 4 to 6 month के होते हैं इनके। ठीक है, आगे देखते हैं, ये रीड आउट कर लेना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। और ये बुक कौन सी है ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, फाइन मोटर में अलग है कि रोलिंग करता है, पाउंड करता है, स्क्वीज करता है, पुल क्ले, ठीक है, ये सब करना सीखता है बच्चा। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ऑफ टावर्स, पेंटिंग, ये सब करना सीखता है। उसके बाद है मोटर डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेज, जिसमें मैंने आपको बताया था अर्ली स्टेज 3 to 7 years बताया था मैंने आपको। तो ग्रोज में क्या, अर्ली स्टेज में क्या करता है बच्चा, मोटर डेवलपमेंट बहुत रैपिड होती है, फाइन आई और हैंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, कैन बैंड एट द वेस्ट टू पिक ऑब्जेक्ट और द फ्लोर। बच्चा झुक जाता है, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट, पहले बच्चे क्या ऑब्जेक्ट को लेने के लिए वो पूरा बैठ जाता है तब उठाता है, पर इसमें बच्चा अपनी बॉडी को बैंड कर पाता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लोर से नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट को उठाना हो तो बैंड अपनी बॉडी को करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, हल्की सी जंपिंग भी करना स्टार्ट कर देता है, ज़्यादा जंपिंग नहीं कर सकता 3 साल का बच्चा, पर जंपिंग करना स्टार्ट करता है कि एकदम थोड़ी सी डिस्टेंस पे वो जंप कर देगा या थोड़ी हाई जंप करता है। ठीक है, उसके बाद बॉल हैंडलिंग, कैचिंग वगैरह, किकिंग। ठीक है, उसके बाद राइडिंग द ट्राई साइकिल, जो हमारे बच्चे वाले जो साइकिल होते हैं जिनके पीछे वाला पहिया 3 पहिए होते हैं, वो वाले थे, उसे कहते हैं ट्राई साइकिल। ठीक है, जिसमें पैडल मारता है बच्चा, सीखता है पहले साइकिल को पैडल मारना सीखता है। उसके बाद वो दो पीछे के 2 पहिए जो होते हैं, मेन पहिए को छोड़ो, पीछे जो ट्राई जो हेल्पिंग व्हील होते हैं उनको निकाल देते तो बच्चा फिर 2 चक्के पर चलाना सीखता है। ओके, वॉकिंग इन द लाइन पे बैलेंसिंग करके वॉक करना स्टार्ट करता है फीट को। अब आते हैं हम फाइन मोटर पे, कि अर्ली स्टेज पे, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे बच्चे फाइन मोटर कौन कौन से डेवलपमेंट होता है, बिल्डिंग टावर के
ब्लॉग बनाना सीख जाता है, मतलब टॉल ले लिया उससे ब्लॉग बना दिया, कुछ ऐसे मॉडल वगैरह को बना दिया। पुटिंग थिंग्स इन प्लेस्टिक्स तो हमारे जो मेनली इसमें ये एक वो पजल्स होते हैं, बच्चा पजल्स क्रिएट करना सीखता है, ठीक है। ड्राइंग करना सीखता है, जैसे क्रॉस और सर्कल्स को ड्रॉ करता है, क्रॉस एंड सर्कल्स मतलब जो जीरो कट होता है वो सब वगैरह खेलना सीखता है। ऐसे सेफली सीजर का यूज़ करना सीखता है, लाइन में कंटिन्यूसली कटिंग करना सीखता है, और शेप डेकोरेट को कॉपी करना सीखता है, और नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स वगैरह को लिखना सीखता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 3 से 7 ईयर तक था, ठीक है। और अब हम लेटर चाइल्डहुड जो कि 7 से 11 या 12 ईयर तक होता है। इसमें मोटर डेवलपमेंट रनिंग, फास्ट रनिंग करता है कंपेरेटिव पहले से, थ्रोइंग फास्ट और जंपिंग ऑब्जेक्ट, ओके, क्लाइंबिंग, रोलिंग वगैरह ये सब करता है। उसके बाद है फाइन मोटर डेवलपमेंट। क्या करता है, इसके ना कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर देता है। फेशियल एक्सप्रेशन देना है, और पोस्चर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है वो। उसके बाद कैन टैकल कॉम्प्लेक्स वुड वर्क्स, ओके, वो थोड़ी जो हमारे वुड वर्क्स होते हैं या क्ले वर्क्स होते हैं वो करना कॉम्प्लेक्स लेवल पे, अलग अलग पैटर्न डिज़ाइन करना खुद से सीखता है, कर पाता है। और इसमें क्या शो क्लियर रेफरेंस ऑफ देयर राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जैसे इस स्टेज में बच्चा बहुत अच्छे से अपने राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को यूज़ कर पाता है, दोनों हैंड से कैच कर पाता है, लाइक ए बॉल कैच कर पाता है, बहुत अच्छे से सीजर का यूज़ करके न्यू डिज़ाइंस बना सकता है। और लास्ट हमारा है लास्ट है डेवलपमेंट एडोलसेंस, ओके, लास्ट मोटर डेवलपमेंट एट एडोलसेंस। एडोलसेंस स्टेज पे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं अपने फाइन मोटर स्किल्स को, कोऑर्डिनेशन आई एंड हैंड का बहुत अच्छा हो जाता है, मोटर स्किल्स जो होते हैं परफेक्टली यूज़फुल हो जाते हैं, और वो कुछ क्रिएट कर पाता है। लेग और आर्म्स का स्ट्रेंथ और लेंथ फुली ग्रो हो जाता है, फाइन राइटिंग एंड ड्राइंग हो जाती है, ओके। इसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन हेड रीजन। अब कुछ रीजन्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ओके। ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट जो कि हमारे हेड रीजन पे कैसे होता है। तो हेड पे क्या, आई की एक्टिविटी, आईज़ की एक्टिविटीज़, हमारे आई जो होता है ब्लिंकिंग, अच्छे से ब्लिंक कर पाती है, कब से ब्लिंक करना होता है, आई मूवमेंट अच्छे से हो जाता है, आई कोऑर्डिनेशन बैठता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे स्मेलिंग, क्राइंग और बैलेंसिंग द हेड, मूवमेंट ऑफ द हेड बैलेंस विदाउट सपोर्ट, कि हम हेड के बैलेंस करते हैं, जो एक्सरसाइज होती है हम डिफ़िकल्ट वो हेड की बैलेंस होती है, बहुत कुछ सीखता है वो। नेक्स्ट है हमारा मोटर डेवलपमेंट इन ट्रंक रीजन। जब मैं ट्रंक रीजन पे क्या था, सिटिंग विद द बैक सपोर्ट, बिना बैक सपोर्ट के सिट कर पाते हैं हम, ठीक है। ट्रंक यानी पूरा बैकबोन, पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी, उसे ट्रंक पूरी हमारा जो जो हमारा गले के नीचे से लगे वेल बटन तक, ओके। तो टर्निंग ऑफ बॉडी टर्न कर पाते हैं, शोल्डर का बैलेंस कर पाते हैं, और ये सब। नेक्स्ट डेवलपमेंट इन आर्म एंड हैंड स्किल, हमारे आर्म हमारे हैंड्स, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है, हम लिखते हैं अच्छे से, कैच कर पाते हैं, किस ब्लॉग बना पाते हैं, सेल्फ फीडिंग, खुद खाना खाते हैं, खुद ड्रेसअप कर पाते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा है मोटर डेवलपमेंट एट लेग स्किल्स। लेग्स हम किक कर वॉक कर पाते हैं, क्रॉलिंग कर पाते हैं, जंपिंग, क्लाइंबिंग, टाइम टू टाइम हम जब मेनली हमारे डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर 2 अच्छे समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि और किस तरह मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, या आपको अगर कुछ और नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने चाहिए हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का है ये, बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, मैंने आपको बता दिया, आप परचेज़ भी कर सकते हैं नियर बाय। और इसके साथ ही अगर आपको जैसे फर्स्ट ईयर का अभी एग्ज़ाम हुआ है, अगर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना हो तो आप बता सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर हमें दिखा दें या मैं अपलोड कर दूँ,
तो ये इस बात को भी आप बता सकते हैं कि मैं अभी क्वेश्चन पेपर करूँ या ना करूँ। और अभी CDP के यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए, यूनिट 5 तक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट करेंगे ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर और कुछ आपको क्वेरी हो या कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम इन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू।